Hello students, welcome to my channel समृद्ध क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 10 साउंड और इसके साथ ही हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साउंड मीन्स होता है ध्वनि। देखो, आप जब स्कूल में होते हो यानी कि विद्यालय के अंदर होते हो तो आप कैसे पता चलता है कि जो आपका पीरियड हो गया ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसी तरह से आप दरवाजे की जो घंटी यानी कि जो बेल बजती है, डोर बेल बजती है, तो या फिर दरवाजे पर कोई नॉक करता है, खटखटाता है, तो नॉक करने के बाद भी आपको पता चल जाता है तुरंत कि कोई दरवाजे पे आया है। प्राय उसी तरह से यानी कि कदमों की आहट सुनकर, पदचाप सुनकर आप जान लेते हो कि कोई आपकी ओर आ रहा है। तो वही है इसके अंदर कि हाउ डू यू कम टू नो दैट द पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। कि आप स्कूल के पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है। यू कम टू नो ईजिली इन द समवन एट योर डोर व्हेन इट नॉक और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल यानी कि डोर बेल की साउंड सुनकर आपको पता चल जाता है कोई दरवाजे पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप। कदमों की आहट से सुनकर आप पता कर सकते हो, पता चल जाता है कि कोई आया है। तो यू माइट हैव प्ले ए गेम कॉल द हाइड एंड सीव। उसी तरह से आपने गेम खेला होगा हाइड एंड सीव, मोस्टली बच्चे खेलते हैं। तो वो क्या होता है, लुक्का छिपी, ठीक है। हाइड मीन्स होता है लुक्का यानी कि सीख मीन छिपी यानी कि लुक्का छिपी, लुकना और छिपना। तो आप उसमें क्या खेलते हो कि एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद अन्य खिलाड़ी को क्या होता है, आपको पकड़ना होता है, कैच करना होता है। उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है, ठीक। तो ये सब किस तरह से पता चलता है, ये सब साउंड के कारण पता चलता है यानी कि आवाज से। तो साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट हेल्प टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो एक दूसरे के संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए यानी कि यूअर सराउंडिंग, चारों तरफ। लिस्ट ए साउंड यू हियर इन यूअर सराउंडिंग। तो इन द म्यूजिक रूम ऑफ यूअर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। फ्लूट मीन्स होती है बांसुरी, तबला और हारमोनियम एक्सेट्रा। आप अपने जो संगीत कक्ष में तबला, हारमोनियम और बांसुरी आदि वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनते हो। जैसे ये दिखा रखा आपका डायग्राम के अंदर, ये हारमोनियम है, ये फ्लूट है, बांसुरी, सितार, ये तबला है, ठीक है। तो सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। तो इसमें ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है यानी कि ट्रैवल करती है, ठीक। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ डू वी हियर साउंड, हम ध्वनि कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, यानी कि कुछ ध्वनियाँ प्रबल होती है दूसरों से। लाउडर, प्रबल मीन्स तेज। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड मीन्स ध्वनि, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, बाई मीन्स द्वारा, वाइब्रेटिंग कंपित और बॉडी वस्तुओं। तो ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो टच द बेल व्हेन टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। कि जो स्कूल की बेल होती है, जब वह बज नहीं रही हो तो छूकर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं, और जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है तो आप उसको पुनः छूकर देखिए, दोबारा टच किए तो आपको फिर इसमें कंपनित होता हुआ अनुभव कर सकते हो। यानी कि वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। जो बजती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो आप उसको टच करोगे तो उसमें वाइब्रेटिंग आपको फील होगा। लेकिन जब वो नहीं बजती, साइलेंट होती है, उसका यूज नहीं होता, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। इसीलिए आपकी यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 13.1 में, ये दे रखा है टेक ए मेटल प्लेट, हैंग इट इन द कॉन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वेल। यानी कि धातु की एक प्लेट लीजिए, इसमें किसी भी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये दीवार से टच ना हो, ठीक है, यानी कि दीवार से दूर रहे थोड़ा। अब इस पर किसी छड़ से आप चोट मारिए, स्ट्रिक्स यानी कि छड़, कोई भी छड़ लीजिए,
विद ए स्टिक। डू यू हियर ए साउंड, आपको एक साउंड सुनाई देगी। टच द प्लेट और पेन, यानी कि जो भी आपने प्लेट और पेन लिया, जैसे ये दिखा रखा है, यहाँ पे पेन ले रखा है। जेंटली विद योर फिंगर डू यू फील द वाइब्रेशन, तो अब आप जो भी आपने पेन या प्लेट ली है उसको धीमे से उंगली से छू कर देखिए, क्या आपको कंपन का अनुभव होता है। अगेन स्ट्रिक द प्लेस विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग। अब प्लेट पर फिर से आपको चोट मारनी है तथा चोट मारने के तुरंत बाद, यानी कि आपको उसे टाइटली से पकड़ लेना है, ठीक है, तुरंत। तो क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हो। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूस साउंड, कैन यू फील इन द वाइब्रेशन नाउ, तो क्या अब आप उसको छूकर फिर से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्टिविटी दे रखी है आपके लिए। उसी तरह से आपकी एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, 2 पेंसिल लीजिए और उसको यहाँ पे एक रबड़ बैंड से बांध दीजिए, ठीक है। अब आप रबड़ बैंड को मोस्टली ऐसे हिला के देखते हो, टाइट होने के बाद ये टाइट हो जाएगा और इसके करोगे तो इसमें आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा। तो टेक ए रबड़ बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड of a pencil box, insert 2 pencil between the box and stretch रबड़, यानी कि रबड़ को आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है कि 2 पेंसिलों को बीच में खींचना है। खींचकर आप छोड़ दीजिए, जैसे आपको रबड़ कैसे पकड़ा ऐसे खींचकर फिर तुरंत छोड़ दीजिए। तो छोड़ने के बाद नाउ प्लक द रबड़ बैंड समवेयर इन द मिडिल, डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट। अब रबड़ बैंड के जो छल्ले को लगभग बीच में से खींच के आपने छोड़ दिया, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है, क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है, यानी कि एक छल्ला बन गया यहाँ पे ये, तो आप देखो क्या उसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है क्या। एज यू लर्न इन क्लास 7 द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने कक्षा 7th में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की अपनी माध्यस्थी से इधर उधर होना, यानी कि आगे या पीछे होना, इसके होने की गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। तो कंपन मीन्स वाइब्रेशन। तो टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग, यानी कि जब आप एक टाइटली रबड़ को छल्ले को कसकर पकड़ते हैं और बीच में से खींचकर आप उसको छोड़ देते हो, तो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, और ध्वनि उत्पन्न करने के साथ ही उसमें कंपन होता है। लेकिन जब कंपन करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है उसके अंदर वाइब्रेटिंग, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो उसके अंदर कोई भी साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी यहाँ पर, वाइब्रेटिंग डिस्क प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक ए मेटल डिश, आप धातु की एक थाली लीजिए, जो आपकी किचन के अंदर थाली होती है, ठीक है, वो मेटल की बनी होती है, आप वो लीजिए। उसके साथ ही आपको एक स्पून लेनी है। अब इस थाली के अंदर कुछ आप क्या डालोगे, वाटर डालोगे, और वाटर डालने के बाद आप एक उस चम्मच से इसके किनारों पर आयात करोगे, यानी कि एज विद ए स्पून, यानी कि उसके किनारे, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं ये किनारे, यहाँ के ऊपर इस पे चम्मच से, तो क्या अब आप ध्वनि, चम्मच से आपको इस तरह से टच करके नहीं मारना है किनारों पर, तो क्या आप ध्वनि सुन पा रहे हो। तो थाली पर पुनः फिर आपको क्या करना है, आघात करना है कि टच, यानी कि डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिस्क वाइब्रेटिंग, फिर आपको देखना है क्या वाइब्रेट हो रहा है। स्ट्राइक द डिस्क अगेन, फिर उसी तरह से आपको स्ट्राइक करना है दोबारा से। फिर आपको देखना है कि वहां पर कोई तरंग देख पा रहे हो, यानी कि जो थाली के अंदर, यहाँ पे इस थाली है, इसके अंदर जो वाटर फिल किया है, तो यहाँ पे आप मारते हो, तो मारने के बाद जो पानी हिलता है, तो हिलने के बाद आपको इस तरह से वाइब्रेशन फॉर्म होगा इसमें थाली में, तो वाइब्रेशन होगा तो पानी हिलेगा। अब पानी हिलेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, तरंग बनेगी। तरंग मीन्स होता है वेव्स बनेगी, ठीक है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में ये देखना है, एक थाली लेनी है, उसके अंदर पानी फिल करना है और स्पून लेकर इसके किनारे पे हल्का सा ऐसे मारना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको देखना है कि जो थाली के अंदर वाइब्रेशन होगा तो इसके अंदर तरंग हो रही है या नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन होने के बाद इसमें क्या चेंजमेंट आता है, ठीक। तो इस प्रकार आप वस्तुओं के अंदर
कंपायन वस्तुओं के अंदर क्या देखते हो कि ध्वनि उत्पन्न करती है, कि जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी जो भी वस्तु, तो वाइब्रेशन के साथ ही उसमें साउंड भी होगी। तो वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। इन सम केस, कुछ केस के अंदर द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, कि कुछ स्थिति में जो वाइब्रेशन होता है वो आसानी से दिखाई दे जाता है। बट इन मोस्ट केस, लेकिन बहुत ज़्यादा केस के अंदर देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका कम होता है, तो इसके कारण हम देख नहीं पाते। हाउएवर वी कैन फील देम, इन कंपनों का हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इकतारा दिखा रखा है। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं इकतारा। ये इकतारा के अंदर क्या है, यहाँ पे एक नारियल का ये खोखला खोल है। एक खोखला खोल लीजिए, एक्सपेरिमेंट है ये, इसकी एक्टिविटी दे रखी है। तो एक खोखला खोल लेंगे और इसमें एक वाद्य यंत्र यानी कि इसका एक इकतारा बनाएंगे इस टाइप से। तो इसमें आपको किसी मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हो। इस वाद्य यंत्र को बजा के देखिए, तो आप इसमें बजाएंगे तो आप इसको देखेंगे कौन से भाग में इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसमें वाइब्रेशन जो यहाँ पे इस टायर होता है, तार लगा होता है, इसके अंदर इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो मेक ए लिस्ट ऑफ द फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पावर। तो आप अपने जो वाद्य यंत्र की एक सूची बनाइए और उसके जो वाइब्रेशन भागों को पहचानिए। उदाहरण के लिए आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दे रखी है, एक टेबल बता रखी है यहाँ पे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि कौन से भाग में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। तो वीणा होता है, वीणों में स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर तबला में स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसकी झिल्ली होती है तबला के ऊपर जो बजाते हो, यहाँ पे आपके डायग्राम में दिखा रखा है। तबला बजाएंगे तो इसके वाले जगह पे यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। ठीक है, इस वाले में। तो आपको इस तरह से इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं म्यूजिकल, और वहाँ पे एक्टिविटी करके देखिए, फिर इसके अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस साउंड, यानी किस पार्ट में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लिखनी है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजारा, यानी कि आपने मंजारा देखा होगा, मंजीरा यानी कि जिसको हम सिंबल्स झांझ भी बोलते हैं, एंड घटम एंड द नूट, नूट यानी कि मूड पोट, जो मिट्टी के बर्तन, इस तरह से ये। तो ये भी क्या करते हैं, इसको भी बजाते हैं। ठीक है, ये उंगली से बजाते हैं, इसके अंदर यहाँ से फिंगर से। तो ये सामान्यतः हमारे देश के जो अनेक भागों में बजाए जाते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों को केवल कैसे बजाया जाता है कि पीटा जाता है एक तरह से, जैसे पेंसिल से आप इस तरह से यू करके यू पीटते हो, उसी तरह से आप इसमें हाथ से इनकी पीटा जाता है। तो पीटने पर या फिर आघात किया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ वाद्य यंत्रों के क्या आप नाम बता सकते हो? तो सिंपली बीटन और स्ट्रंग। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? तो क्या आप इस तरह के नाम बता सकते हो? यू टू कैन मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप भी एक वाद्य यंत्र इस तरह से बना सकते हो। ये होता है मंजीरा। ठीक है, इन दोनों को आपस में टच करके बजाया जाता है, ये आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी के अंदर दे रखा है टेक 6 to 8 बाउल, यानी कि आपको इस तरह से 6 to 8, यहाँ पर 6 ग्लास ले रखे हैं। ठीक है, धातु के। तो इसके अंदर आपको पानी से फिल करना है। तो स्टेप वाइज फिल करना है, इसके अंदर थोड़ा कम पानी, इसमें उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यानी कि इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम कम, इस तरह से स्टेप वाइज। इसको फिल करने के बाद आप एक स्टिक लो और यहाँ से धीरे से ग्लास के अंदर यहाँ पे इसको बजाइए। तो बजाने के बाद आपको एक सुखद ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, और उसके साथ ही आपको पानी के अंदर भी वाइब्रेशन दिखाई देगा। जब ग्लास के अंदर इस पे वाइब्रेशन होगा तो पानी के अंदर जब वाइब्रेशन होगा तो पानी में क्या बनेगी, वेव्स बनेगी। तो वो क्या होगा, इसकी तरंग कहलाएगी। ठीक है, वेव्स में तरंग। तो टेक 6-8 बाउल्स या और टम्बलर्स, फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर इस तरह से बजाते चले जाइए। नाउ टेक ए पेंसिल एंड स्टिक द बाउल जेंटली, स्ट्रिक ऑल of them in succession, you will hear pleasant sound। pleasant sounds में तो होता है, pleasant means होता है मधुर, sounds ध्वनि यानी कि आपको एक मधुर साउंड सुनाई देगी। ठीक है, दिस इज यूअर जल तरंग। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, जल तरंग कहलाएगी।
नेक्स्ट आता है हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हमारा यहाँ पे एक ये दे रखा पैराग्राफ के अंदर कि इसमें क्या बता रखा है कि जब हम किसी वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके अंदर जैसे सितार हो गया, तो प्लग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ एन म्यूजिकल लाइक द सितार, तो सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, वास्तव में जो संपूर्ण यंत्र कंपन करता है, लेकिन जो रियल में होता है वो पूरा ही जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सितार है वो कंपन करता है, लेकिन हमें उसमें तार की ध्वनि सुनाई देती है और इस पूरे यंत्र में कंपन की जो उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इस प्रकार हम किसी भी जो मृदगंध की झिल्ली पर अगर मारेंगे यानी आघात करते हैं कि सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेंबर ऑफ ए मिड drung, the sound that we hear it not only that of the membrane but of all body of the instrument। तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि पूरे संपूर्ण यंत्र की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, अब आता है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, कि मानव द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भोरे की आवाज़ की तरह गुंजन कीजिए। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है इस तरह से, तो आप अपने हाथ को अपने कंठ पर इस तरह से रखिए और रखने के बाद आप क्या करोगे, कुछ कंपन की आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि जब आप बोलते हो या गाना गाते हो कोई भी सॉन्ग वगैरह, तो उसके अंदर आप यहाँ पे आपने जो थ्रोट होता है इसके अंदर यहाँ पे इस भाग पे आप फिंगर रखिए तो आप फील करोगे कि आपके गले के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो मानव के अंदर है, ह्यूमन के अंदर भी जो ध्वनि होती है वो वाक यंत्र या कंठ द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और स्ट्रिंग, सिंग ए सॉन्ग, और बुझ लाइक, बुझ मीन्स होता है गुंजन करना है, लाइक ए बी, मधुमक्खी जैसे गुंजन करती है उस टाइप से। पुट यूर हैंड इन यूर थ्रोट एज सो इन द फिगर, डू यू फील एनी वाइब्रेशन, तो क्या आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है। इन ह्यूमन के अंदर द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स इनकी वाग्य यंत्र और लैरेंक्स, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन के अंदर वो होती है वॉइस बॉक्स के थ्रू, या फिर आप उसको लैरेंक्स भी बोल सकते हो, लैरेंक्स के थ्रू। बट यूर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम, जब आप अपने थ्रोट के ऊपर फिंगर रखते हो तो आपको एक उभरा हुआ हार्ड बम दिखाई देता है। तो दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलन, यानी कि जब आप निगलते हो। ठीक है, जब भी आप खाना वगैरह खाते हो तो आप निगलते हो तो आपको फील होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, तो यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप, जो इसका अपर एंड होता है ये कहलाता है विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, दो वोकल कॉर्ड होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स से और लैरिंग्स से, इन सच वे दैट इट लीव ए नैरो स्लाइड बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, इसके बीच में एक वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। ठीक है, स्लाइड मीन होती है झिल्ली, जिसमें से क्या होती है, हवा पास होती है कि हवा निकलने के लिए। When the lungs force air through the slit, यानी कि जब फेफड़े वायु को यानी कि हवा को, एयर को फोर्सफुली झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, प्रोड्यूस साउंड, और साउंड प्रोड्यूस करता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड, जो मसल्स वोकल कॉर्ड से अटैच होती है, कैन मेक ए कॉर्ड टाइट और लूज, वो क्या करती है, वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करती है मसल्स। तो व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट, जब वोकल कॉर्ड को यानी कि टाइट और थिन करती है तो ध्वनि का प्रकार, उसकी क्वालिटी यानी कि वॉइस किस तरह की, वॉइस की क्वालिटी क्या होगी, और वॉइस इज डिफरेंट और भिन्न होती है। ठीक है, फॉर्म देम व्हेन दे आर द लूज एंड थिक, जब वो तंतु ढीले पड़ जाते हैं और मोटे होते हैं तो वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो लेट अस सी हाउ टू वोकल कॉर्ड फंक्शन, तो हम देखेंगे जो वोकल कॉर्ड है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, इस एक्टिविटी के अंदर क्या बता रखा है कि आपको एक
समान साइज के एक रबड़ की 2 पट्टियां लेनी है, यानी कि टेक 2 रबड़ स्ट्रिप of the same size. Place these 2 pieces one above the other and stretch them to tight. और इसके अंदर 2 पट्टियां लीजिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए। अब इसके बीच में से यानी कि दरार से हवा फूके। यहाँ पे ये दिखा रखी है एक्सपेरिमेंट आपका ये पे एक्टिविटी में। तो इसके अंदर क्या है, 2 पट्टियां ली रबड़ की और इसके बीच में से आपको फूक मारना है। ठीक है, तो फूक मारने पर यानी कि जब आप इनके बीच में दरार में से हवा से फूक मारेंगे तो जो तानित रबड़ है, जो पट्टी है, तो पट्टी में से फूक जाती है, तो इसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी तरह से आप एक कागज का टुकड़ा, ये दिखा रखा है यहाँ पे आपके डायग्राम में, तो कागज के टुकड़े जिसमें भी एक पतली झिर्री बनी होती है, ये कागज का टुकड़ा हो गया। तो इसकी सहायता से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कागज को अपनी उंगली के बीच में इस तरह से पकड़िए और अब इसके बीच में से यहाँ से आपको फूक मारने, तो फूक मारने पर आपको क्या सुनाई देगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इनकी ध्वनि सुनाई देगी। तो हमारे जो वाक तंतु भी इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये दिखा रखी है। जो वोकल कॉर्ड होता है मैन का, वो अबाउट होता है 20 mm लॉन्ग। ठीक है, और इन वुमेन दीज आर द अबाउट 15 mm लॉन्ग और चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। जो बच्चों में वोकल कॉर्ड होता है बहुत ही छोटा होता है। दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइस ऑफ द मैन, वुमेन एंड द चिल्ड्रन आर द डिफरेंट। यही कारण है कि जो पुरुषों और महिला और बच्चों की जो वाक्य ध्वनियाँ होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है साउंड नीड ए मीडियम और फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स होता है संचरण, कि जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसको संचरण के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मीडियम मीन्स होता है माध्यम, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जब आप कुछ दूरी पर खड़े होते हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को, सहेली को पुकारते हो, तो आप उसमें आवाज़ देते हो, तो क्या करते हैं, सुन लेते हैं आसानी से, और सुनने के बाद आपकी आवाज़ तुरंत यानी कि आपके पास आते हैं। तो यानी कि आपकी जो आवाज़ सुन पाते हैं, तो उनके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुंची, तो पहुंची किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, यानी कि माध्यम के थ्रू। और मीडियम क्या होता है साउंड का, वो होता है एयर, यानी कि हवा। तो जहाँ पर हवा होगी वहाँ पर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आपकी यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पर इसमें बता रखा है कि धातु का या कांच का कोई भी एक गिलास लीजिए। तो गिलास के अंदर आपको क्या करना है, खाली होना चाहिए। ठीक है, वाटर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आप अपना सेल फोन रख लीजिए। ठीक, और सेल फोन रख के आप अपने दूसरे सेल फोन से आप इसके अंदर कॉल करोगे तो ये वाइब्रेशन की फॉर्म में रहेगा। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो गिलास फोन में वाइब्रेशन होगा तो गिलास के अंदर भी वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक, तो अब गिलास के किनारों पर आप हाथ रख के देखिए और उसको पकड़िए, तो आप इसमें देखोगे वाइब्रेशन हो रहा है। अब आप उसी तरह से घंटी की ध्वनि भी आपको सुनाई देती है, यानी कि जो वाइब्रेशन सुनाई दे उसी तरह से अगर इसमें बैल बजेगी, घंटी बजेगी इसके अंदर फोन में, तो वो भी आपको सुनाई देगी। तो अब आप अपने गिलास को, किनारे होते हैं यहाँ पे, इसको हाथों से टाइट पकड़ लीजिए। अब एक खाली गिलास को ले जाकर अपने मुंह के पास ऐसे ले जाकर यहाँ से टाइट से पकड़ना है। ठीक है, इनके आपको ये करना है कि इसमें से हवा पास नहीं होनी चाहिए। और अब आप यहाँ से इसमें से आवाज़ दो। अब अपने दोस्त को बोलो कि उसको आपकी आवाज़ सुनाई दी, या फिर आप जो फ़ोन इसमें बज रहा है इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो कि आपको उसमें आवाज़ सुनाई दे। तो आप क्या फील करते हो कि इसमें जो वायु यानी कि एयर होती है, एयर कम हो गई तो इसके अंदर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर एयर ज़्यादा होती है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पे एयर होती है वहाँ पे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring। कि यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने से जो घंटी की प्रबलता होती है, प्रबलता मीन्स होता है लाउडनेस। ठीक, तो लाउड प्रबलता है वो कम होने में कोई संबंध है, यानी कि इसमें दोनों में कुछ रिलेशन है। तो इननीडेड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द थम्बलर, अगर आप
गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं, तो यानी कि ध्वनि पूरी तरह से आपको सुनाई देना बंद हो जाती है। गिलास में मुंह देके आप वायु को खींचो अपनी तरफ, तो उसमें क्या करोगे, आपको साउंड सुनाई नहीं देगी, तो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। एक्चुअली साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि एक्चुअली में जो साउंड को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। तो व्हेन एयर हैज बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल्स, कि जब वायु पूरी तरह से निकल जाती है किसी बर्तन में से, तो इट्स सेड टू दैट देयर इज ए वैक्यूम, उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम इन द वेसल। कि वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स होता है निर्यात, यानी कि जिसमें हवा पूरी तरह से निकल जाती है, जिस भी बर्तन में, यानी कि जहाँ पर भी हवा नहीं होगी जिस भी बर्तन में, तो वो बर्तन क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। ठीक है, तो द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, तो साउंड क्या है, वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि वैक्यूम में तो एयर है ही नहीं। तो वैक्यूम उस जगह को कहेंगे जहाँ पर एयर नहीं होती, तो जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसमें आपके अंदर एक बाथटब दिखा रखा है, या एक आप बाल्टी लीजिए, इसमें आप पानी फिल करें, और पानी फिल करने के बाद एक हाथ से आप छोटी घंटी को इस तरह जो आपको फिगर में दिखा रखा है, घंटी लीजिए और उस घंटी को आप बजाइए। जब इसमें बजेगी यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगी, तो आप घंटी को, यानी कि इस घंटी को जल से हिलाइए। तो ध्यान रखिए कि जो घंटी है या बाल्टी जो आपने बाथटब जो भी लिया है, ये दीवार से टच ना हो। तो आपको अपने कान को जल की सतह पर रखकर और ध्वनि को सुनना है सावधानी पूर्वक, यानी कि क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं, या इसमें आपको पता चल रहा है कि ध्वनि का संचरण द्रव में से होता है या नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसमें साउंड अपने ईयर से इस तरह से सुनना है कि इसके अंदर आपको अंदर से, यानी कि वाटर के अंदर से क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है क्या। उस तरह से आपका ध्वनि का जो दिखा रखा है यहाँ पे, साउंड ट्रैवल थ्रू ए मीटर स्केल, यानी कि मीटर स्केल में कैसे ट्रैवल करता है। यहाँ पे टेक ए मीटर स्केल, यानी कि मीटर स्केल लेना है और ए लॉन्ग मेटल रोड और होल्ड इट वन एंड टू अदर ईयर, या फिर आप एक धातु ले सकते हो, लंबी छड़ लीजिए, इसके एक सिरे को आपको कान से लगाना है और एक सिरे को दूसरे से अपने मित्र को कहिए कि इसको यहाँ से खरोचे, इनके कुछ भी साउंड करे, खटखटाए को कहे। तो आपको देखना है कि यहाँ पे खरोचने के बाद इसमें से आपको यहाँ पर साउंड सुनाई देती है, यानी कि जो आपका मित्र यहाँ पे खरोच रहा है उसमें, या आप उस खरोच की सुनाई देती है आपको साउंड। तो आप अपने आसपास खड़े मित्र से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं क्या। उसी तरह से आप टेबल को ऊपर से नोक, नीचे से नोक करो, और नीचे से नोक करेंगे, नीचे से बजा के देखोगे, तो यहाँ पर आपको टेबल के ऊपर से इस तरह से आप साउंड को सुनोगे, तो यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देती है या नहीं। ठीक है, तो आपको कैसी साउंड सुनाई देती है। तो इसके अंदर ये दिखा रहा है कि ये क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो इसमें वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपको साउंड सुनाई दे रही है कि सॉलिड है, इसके अंदर ये वुडन है, तो वुडन के अंदर आपको किस तरह की साउंड सुनाई दे रही है। यहाँ पे एक टॉय टेलीफोन बना रखा है, 2 ग्लास लीजिए डिस्पोजल, इसके अंदर यहाँ पे एक थ्रेड लगाइए और इसको टाइट से पकड़िए, एक अपने दोस्त को इसमें बोलने को कहिए, आप इसको कान को लगाकर इसके यहाँ पे सुनिए, तो यहाँ पे बोलेगा तो आपको इसमें आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैवल कर रही है साउंड, तो वो इस थ्रेड में यहाँ से इस तरह से आपको ट्रैवल करेगी। इसमें क्या है, जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट आता है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं। तो जो शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड फनल, जो आउटर पार्ट होती है ईयर की शेप की वो कहलाती है फनल। तो व्हेन साउंड एंटर इट, जब इसके अंदर साउंड एंटर करती है तो इट ट्रैवल डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच, तो इट ट्रैवल, जो ट्रैवल डाउन करती है कैनाल के अंदर, जो कैनाल के एंड में, विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जिसके अंदर थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, उसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कि कर्णपट्ट पट्ट। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो हम जानते हैं कि जो ईयर ड्रम होता है उसका क्या फंक्शन है। आइए हम इसमें दिखा रखा है एक डिब्बे के कर्णपट्ट का पट्टे बनाए, ये दिखा रखा है। तो इस तरह से ईयर ड्रम फंक्शन करता है। तो इस एक्टिविटी में ईयर ड्रम की तरह की एक्टिविटी बता रखी है। इसमें क्या है, आपको एक प्लास्टिक का टिन या आपको डब्बा लेना है, ठीक है। तो अब उसके दोनों सिरों को, ये से ऊपर और जो नीचे का 2 सिरा होता है, दोनों सिरों को काटिए और डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तान दीजिए। अब इस रबड़ के छल्ले को आपको कस के बांध देना है।
अब जो रबड़ के ऊपर कुछ सूखे अन्न या थर्माकोल के 4-5 आप दाने रख दीजिए। अब अपने जो दोस्त को डब्बे के खुले जो सिर है उस पर अंदर बोलने को कहिए, जैसे नीचे यहाँ पे दिखा रखा है, इसके नीचे इसमें बोलने को आपको कहना है, यानी कि हुर्रे वगैरह कुछ भी। अब आप अन्न के दानों का ये देखोगे क्या होता है, जो आपने इसमें थर्माकोल और अन्न के दाने देखे थे तो उसका क्या होता है, तो आप इसमें बोलेंगे तो अन्न के दाने इसके ऊपर क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, बोलोगे तो इसमें ऊपर नीचे होता है। ठीक है, दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे उछलते हैं। तो ये क्यों उछलते हैं, इसी तरह से हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो भी इसी तरह का होता है, तो वो भी इसी तरह से फंक्शन करता है। तो ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच रबर सीट। जो ईयर ड्रम होता है वो एक स्ट्रेच रबर सीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड वाइब्रेशन होता है तो ईयर ड्रम के अंदर भी वाइब्रेट होता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को पहुंचाता है इनर ईयर तक। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और फिर जो सिग्नल होता है वो कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। ये हमारा ईयर का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइना और ये होती है हमारी फनल। ठीक, इस तरह से हम बोलते हैं साउंड। तो हमारे यहाँ पर ये ईयर ड्रम के अंदर इसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जो केमिकल के अंदर जो वाइब्रेशन हमारी जो साउंड जाती है वाइब्रेशन के अंदर फॉर्म में जाएगी। तो केमिकल के अंदर वाइब्रेशन होगा। तो केमिकल इसके अंदर यहाँ पे हमारे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईयर हेयर्स होते हैं जो इनकी नर्व्स का काम करते हैं, वो हमारे जो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो ईयर वाइब्रेशन होता है वो हेयर्स तक जाएगा। तो हेयर्स के अंदर भी वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो वो वाइब्रेशन ब्रेन को मैसेज देंगे। तो ब्रेन से हमें पता चलता है कि हमें क्या सुनाई दे रहा है। ठीक, ये हमारा इनर ईयर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड आयाम, टाइम पीरियड आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की कंपन, फ्रीक्वेंसी आवर्ती। तो वी हैव लर्न दैट द टू और फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज द वाइब्रेशन। तो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टू और फ्रो मोशन में होता है तो वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। और दिस मोशन इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटरी मोशन। और यही मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहली क्लासों में ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में। तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है पर सेकंड का वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस किसमें की जाती है, हर्ट्ज के अंदर। यानी कि हर्ट्ज क्या है, एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। इट्स सिंबल इज द एच जेड। हम इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, कैपिटल एच और कैपिटल इसमें स्मॉल जेड से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज द 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। एक फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट 20 टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट करेगा 20 टाइम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस दैम। आपने बहुत सारी फैमिली के जो साउंड सुनी होगी बगैर ऑब्जेक्ट को देखें प्रोड्यूस किए। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। तो दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। तो ये साउंड आपको डिफरेंट एनेबल होती है, यू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थ्रो व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें कौन से फैक्टर हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं। व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट, यानी कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड। यानी कि साउंड की एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के बेस पे। फर्स्ट आता है लाउडनेस एंड द पिच, प्रबलता और तारतरो। आपने आवाज को धीरे और जोर से सुना होगा। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसके अंदर लाउडनेस और पिच, तो वो क्या होती है, लाउडनेस और पिच पर डिपेंड होती है। तो उसके अंदर आप एक एक्टिविटी करो, देखो यहाँ पर एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर आप धीरे से
कि आपने एक धातु का गिलास लिया और उस पर एक चम्मच ली और चम्मच के स्पून से आपने धीरे से गिलास किनारों पर टकराया तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, फिर आप उसी चम्मच को जोर से मारिए, गिलास के ऊपर टकराइए तो आपको फिर से आवाज़, तो आप देखो दोनों आवाज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि धीरे मारा तब कैसी आवाज़ सुनाई दी और जोर से मारा तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई दी। उसी तरह से आप एक थ्रेड लीजिए और उसके अंदर यहाँ पे ये एक बॉल है, रबड़ बॉल बांधिए। यहाँ पे एक थर्माकोल की सीट की भी यहाँ पे बॉल बना सकते हो। ठीक है, अब आप गिलास को यहाँ पे वाइब्रेशन करोगे तो वाइब्रेशन करने के बाद आप इसको गिलास के पास लेके जाइए इस बॉल को। तो यहाँ पे आप देखना बॉल जब गिलास से टकराएगी तो इसके अंदर कितनी देर तक ये गिलास कंपन करता है, और जो बॉल है कंपन करने के बाद इसमें जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, गिलास से डिस्प्लेसमेंट है, गिलास से कितना दूर जाता है। तो नाउ द सस्पेंड ए स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द थम्बलर, तो वाइब्रेट द थम्बलर बाय द स्ट्रिकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज द डिस्प्लेस। ठीक है, कि कितनी बॉल है वो कितनी दूर जाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन ऑफ द थम्बलर, तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का मेजर करो, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन की वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड से टू ऑफ द थम्बलर। Now strike the tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitude, यानी कि अब गिलास को पहले से यानी कि धीरे मारो और बाद में अधिक बल से फिर उसको अंदर आप मार के देखो। तो अब दोनों स्थिति के अंदर तो इसके अंदर क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द थम्बलर इन द टू केसेस, यानी कि दोनों स्थिति के अंदर आपको गिलास में जो वाइब्रेशन हुआ उसकी तुलना करो वाइब्रेशन के अंदर किस प्रकार से जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हुआ, कि इन विच केस द एम्पलीट्यूड लार्ज, किस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ वाइब्रेशन होने पर। लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional to the scale of the amplitude of the vibration producing the sound, कि जो ध्वनि की जो प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है साउंड की, वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो वाइब्रेशन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि एम्पलीट्यूड बिकम ट्विस, यानी कि एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो लाउडनेस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, तो जो लाउडनेस होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो लाउडनेस इज एक्सप्रेस द यूनिट इज कॉल्ड द डेसिबल, लाउडनेस को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल में, डेसिबल यानी कि डीबी, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेड करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्स, तो इसके अंदर हमारी कुछ यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसमें जो भी साउंड की लाउडनेस होती है उसके बारे में बताते हैं, तो वो दिखा रखा है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि जो सामान्य हम सांस लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 dB। सॉफ्ट विस्पर यानी कि धीरे से हम फुसफुसाते हैं यानी कि एट 5 मीटर तो उसके 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन यानी कि नॉर्मल जो बातचीत करते हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 dB। और बिजी ट्रैफिक यानी कि जो व्यस्त वातावरण की आवाज़ होती है वो 70 dB। और एवरेज फैक्ट्री जो फैक्ट्री के अंदर औसत तो उसकी 80 dB होती है। अबव 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल, यानी कि जो 80 dB से अधिक जो लाउडनेस होता है यानी कि नॉइस होती है वो हमारे शरीर के लिए पेनफुल होता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन लार्ज होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, तो साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगी। और व्हेन एम्पलीट्यूड स्मॉल, जो एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड प्रोड्यूस इज फीबल, तो जो साउंड होगी वो भी फीबल मीन्स होता है धीमा यानी कि मंद, तो वो भी मंद होगी। Compare the sound of baby with that of an adult, is there any difference? आप कंपेयर करो एक बच्चे की और एक बड़े आदमी की साउंड को, तो आपको उसमें कुछ डिफरेंट दिखाई देता है। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफरेंट इन सम वे, लेट अस सी हाउ। तो हम दोनों ध्वनियों को समान रूप से अगर इसमें प्रबल हो तो फिर भी इसमें कुछ भिन्नता होती है, यानी कि दोनों साउंड जो बच्चे की और अडल्ट की अगर दोनों जोर से भी बोले तब भी दोनों में आपको क्या दिखाई, डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि किस प्रकार, तो जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द स्ट्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो उसकी क्षीणता और तारता पर निर्भर करती है, यानी कि स्ट्रिलनेस और पिच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हायर होगी देन द साउंड इज द स्ट्रिल एंड
हैज ए हायर पिच, तो उसकी पिच हाई बनेगी। साउंड इज सीरियल, और जो साउंड क्या होगी वो सीरियल होगी। सीरियल मीन्स होता है कि तीखी तीखी साउंड होगी और पिच उसकी हाई बनेगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी लो होगी वाइब्रेशन की, तो वी से दैट हम कह सकते हैं कि साउंड एज लोअर पिच, तो साउंड की जो पिच होती है वो लोअर बनेगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, एक ड्रम बजा रखा है, ठीक है, तो ड्रम के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होगा तो इसके अंदर क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी है। ये इस तरह से इसका ग्राफ बना के दिखा रखा है, ठीक है, ये वेव्स है इसकी यहाँ पे, तो इसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी है, तो देर इट प्रोड्यूस, तो इसके यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रखा है, और यहाँ पे इसके अंदर ये विशल बजा रहा है, तो विशल के अंदर आपको साउंड पता है कि जोर से और बारीक से सुनाई देती है आपको इसमें, तो इसकी जो यहाँ पे इस तरह से फ्रीक्वेंसी ये वेव्स जा रही है साउंड की, तो ये वेव्स दिखाई देगी। तो जो ढोलक होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंद होती है, तो मंद से कंपन होता है, इसलिए इसकी जो जो तारतव है पिच है उसकी जो पिच भी कम होगी, और यहाँ पे विसल की ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा दिखाई दे रखी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ ए साउंड, इनकी साउंड की पिच दिखा रखी है। ए लो पिच साउंड, ठीक, यानी कि ढोलक की उसकी क्या है, लो पिच साउंड है। ऑन द अदर हैंड ए विसल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ द हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी तो उसकी साउंड जो प्रोड्यूस होगी उसकी भी हायर पिच होगी। ए बर्ड मेक ए हाई पिच साउंड वेयर एज ए लॉइन मेक ए लो पिच साउंड, जो बर्ड की हाई पिच साउंड होती है और लॉइन की लो पिच रोर होती है, यानी कि जो दहाड़ता है। तो हाउएवर द रोर ऑफ ए लॉइन इज वेरी लाउड, इसलिए जो रोर है दहाड़ है वो शेर की तेज है। वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल्स, जबकि जो साउंड है पक्षियों की उसकी ध्वनि क्या है, फीबल है, फीबल्स मीन्स यानी कि दुर्बल। तो एवरी डे वी हेयर द साउंड ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट, हम प्रत्येक दिन जो बच्चों की और अडल्ट की जो साउंड सुनते हैं, तो डू यू फाउंड एनी डिफरेंस ऑफ देयर वॉइस, तो क्या आपको उसकी आवाज़ में कुछ डिफरेंस मिलता है। तो कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर दैन दैट ऑफ ए अडल्ट, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वैसे की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है। तो यूजुअली द वॉइस ऑफ वोमेन इज हायर फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ ए मैन, तो सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, यानी कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक वाइब्रेटिव ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या हम सभी जो वाइब्रेटिंग थिंग्स होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज होती है, उसकी साउंड को सुन सकते हैं। तो वी नो दैट द नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो द फैक्ट इज दैट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई द ह्यूमन ईयर, कि हम लगभग 20 कंपन यानी कि 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। हम कह सकते हैं कि सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, तो ये साउंड क्या कहलाती है, इनऑडिबल साउंड कहलाती है। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, और जो साउंड होती है कि हायर देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी जिसको हम 20 kHz लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ध्वनियाँ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर कि जो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड साउंड होती है वो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, ठीक। दस द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि जो ह्यूमन ईयर के लिए जो रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी साउंड की वो क्या होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो साउंड सुन सकते हैं, यानी 20,000 से भी अधिक जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो भी सुन सकते हैं। तो कौन सुन सकते हैं कि डॉग्स हैव एबिलिटी, डॉग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, और जो पुलिस होते हैं वो भी उच्च
आवृत्ति की जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो विसल होती है उसी का ही यूज करते हैं। बट ह्यूमन्स कैन नॉट, लेकिन जो ह्यूमन होता है वो नहीं सुन पाता। कि जो अल्ट्रासाउंडिंग यानी कि द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस टू इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रैकिंग मैनी मेडिसिन प्रॉब्लम वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। यानी कि जो मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो यूज करती है साउंड और जो वर्क फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 20,000 से। इसी तरह से इन्वेस्टिगेट होते हैं, ट्रैकिंग होते हैं, ये सारे इसके अंदर 20,000 से ऊपर के साउंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉइस और म्यूजिक। अब देखो हम हर तरह की साउंड सुनाई देती है हमें, लेकिन कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ साउंड को हम सुनना पसंद करते हैं। तो जो म्यूजिकल साउंड होती है वो सबको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होती है वो एक होती है प्लेजेंट साउंड यानी कि मधुर साउंड होती है। लेकिन जो अनप्लेजेंट साउंड होती है वो क्या बन जाता है, एक नॉइस बन जाता है जो हमें सुनना पसंद नहीं होता। जो अनप्लेजेंट साउंड होती है वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। ठीक है, और जो प्लेजेंट साउंड होती है वो क्या कहलाती है, म्यूजिकल साउंड होती है वो। तो जो अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड द नॉइस इन द क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर। इन क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट एक साथ बोलते हैं तो उसके अंदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस कॉल्ड, तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइस ही कहते हैं। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुनते हो, इंजॉय करते हो, उसका आनंद लेते हो, तो क्या होती है, म्यूजिकल साउंड होती है। इन वन विच इज द प्लेजिंग टू द ईयर्स, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ सितार गिव आल्सो ए म्यूजिकल साउंड, बट इफ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड वुड बी रिमेन द मेलोडियस। यानी कि कई बार क्या होता है, जो म्यूजिकल साउंड भी तेज हो जाती है तो क्या वो भी संगीत होता है, नहीं, तो वो भी क्या बन जाती है, एक बार से नॉइस बन जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। जिस तरह से हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो उसी तरह से भी नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो हमें पता है कि जो अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन। तो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। सिमिलरली उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशन। इसी प्रकार से अगर एनवायरमेंट के अंदर अत्यधिक जो नॉइस हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। तो कैन यू लिस्ट द सम सोर्स